प्रावस्था साम्य, फेस इक्विलिब्रियम। प्रावस्था साम्य को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले कुछ टर्म्स सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले तंत्र क्या होता है? ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अपने अध्ययन के लिए चुना हो और जो ब्रह्मांड के शेष भाग से किसी काल्पनिक अथवा वास्तविक परिसीमा द्वारा पृथक किया हुआ हो, तंत्र कहलाता है। पूरे यूनिवर्स का वह पार्ट जो हमने अपने स्टडी के लिए चुना है तथा वह किसी भी इमेजिनरी और रियल बाउंड्री के द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे सिस्टम कहते हैं। सपोज मैंने ये पेंसिल स्टडी के लिए चुनी है कि यह पेंसिल किस मटेरियल से बनी है, यह पेंसिल किस कंपनी की है, इस पेंसिल का कलर कैसा है। तो मेरे लिए ये पेंसिल हो गई एक तरह से तंत्र। समांग व विषमांग निकाय, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। जब किसी तंत्र में एक प्रावस्था हो अर्थात सब भागों में भौतिक व रासायनिक गुणों में एक समान होता है, जैसे किसी घुलनशील लवण का जलीय विलयन, पूर्णतः मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण व गैसों का मिश्रण, तो उस तंत्र को समांगी विलयन कहते हैं। सपोज हमने एक ग्लास लिया है, उसके अंदर नमक को डाल दिया है, तो उस ग्लास में वह नमक घुल जाएगा। और यदि हम देखेंगे कि उस ग्लास के चाहे आप नीचे से किसी पार्ट को उठा लो, चाहे ऊपर से किसी पार्ट को उठा लो, उस पे पानी का और नमक का जो रेशो है वो इक्वल रहेगा। यदि ग्लास के नीचे पानी और नमक का रेशो 4:1 है तो ग्लास के ऊपर भी रेशो 4:1 ही रहेगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग समांगी विलयन या होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो जब किसी सिस्टम में एक ही फेस हो, इसका मतलब क्या है कि सारे पार्ट में भौतिक और केमिकल कैरेक्टर्स एक समान हो। जैसे कोई भी सॉल्यूशन दो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो व दो गैसों का मिक्सचर हो, तब हम उसे कहेंगे कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम, जब किसी तंत्र में एक से अधिक प्रावस्था हो अर्थात प्रत्येक प्रावस्था के भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, जैसे बर्फ जल वाष्प निकाय के 3 भाग जैसे ठोस, द्रव व गैस भौतिक दृष्टि से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक करणीय है। अब यदि हम कोई ऐसा निकाय ले ले, कोई ऐसा सिस्टम ले ले जिसके अंदर बर्फ भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, वह गैस वाष्प भी प्रेजेंट है, तब हम उन तीनों पार्ट को अलग अलग देख सकते हैं। वो भौतिक और रासायनिक गुण उनके अलग अलग होंगे। तो जो ऐसा सिस्टम है उसे हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम या विषमांग निकाय कहेंगे। और इनको हम लोग यांत्रिक रूप से या मैकेनिकली रूप से अलग भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग बर्फ को पानी से अलग कर दें या फिर पानी को किसी गैस से अलग कर दें। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एक से अधिक फेसेस हो और प्रत्येक फेस के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स अलग अलग हों, जैसे आइस एंड वाटर वेपर सिस्टम के 3 भाग ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फिजिकल रूप से स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं और वो मैकेनिकली रूप से हम उनको अलग भी कर सकते हैं। तो अब फेस क्या है? यहाँ पर हम लोग फेस इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि फेस क्या है, प्रावस्था क्या है। तो किसी विषमांगी तंत्र में एक या अधिक ऐसे भाग हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, संगठन में सब तरफ समान हो और जिन्हें भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता हो। तंत्र के किसी भी ऐसे भाग को प्रावस्था कहते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस बीकर के अंदर पानी है, बर्फ प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो ये विषमांगी तंत्र हो गया, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, क्योंकि इसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं। हम इनको यांत्रिक विधि से या मैकेनिकली मेथड से अलग भी कर सकते हैं। तो ये एक विषमांगी तंत्र हो गया। तो विषमांगी
किसी हेट्रोजीनियस सिस्टम में एक या अधिक ऐसे भाग हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो। तो ये हमको भौतिक रूप से सुस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बर्फ, पानी और वाटर वेपर्स। संगठन में सब तरफ समान हो। अब देखिए इसका केवल यदि मैं इस वाटर की बात करती हूँ, इस लिक्विड की बात करती हूँ, तो ये संगठन में सब तरफ से समान होगा। ठीक है, यदि मैं केवल इस बर्फ की बात करती हूँ तो ये भी संगठन में सब तरफ समान होगा, और यदि मैं इस वेपर्स की बात करती हूँ, वाटर वेपर्स की, तो ये भी संगठन में सब तरफ से समान होगा। ठीक है, ये इन सब का जो संगठन होगा वो क्या होगा, H2O। तो संगठन में सब तरफ समान हो और जिन्हें भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। बर्फ को अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है और इस गैस को भी अलग किया जा सकता है। तो तंत्र के किसी भी ऐसे भाग को प्रावस्था कहते हैं। सिस्टम के किसी भी ऐसे पार्ट को फेस कहते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कितनी फेसेस हो गई, 3 फेस हो गई। एक की वाटर वाली, एक की जो लिक्विड वाली फेस है वह अलग हो गई, आइस वाली फेस अलग हो गई और गैस वाली फेस अलग हो गई। तो इस सिस्टम के अंदर, इस हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर कुल 3 फेसेस प्रेजेंट है। इस विषमांगी तंत्र के अंदर कुल 3 प्रावस्था उपस्थित है। और जब एक से अधिक प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में होती है तो उसे प्रावस्था साम्य कहा जाता है। और जब एक से अधिक फेसेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो तो उसे फेस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है, उसके अंदर जो वाटर है वह लिक्विड फेस में प्रेजेंट है और जो वाटर है वो आइस फेस में प्रेजेंट है। तो इस हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर मेरे पास कुल कितनी फेसेस हो गई, मेरे पास कुल 2 फेस हो गई, एक आइस फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। तो जितनी आइस से लिक्विड बन रही है उतनी ही लिक्विड से यदि आइस बन रही है, मतलब जितना आइस से लिक्विड और लिक्विड से आइस बन रहा है, तो ऐसी जो सिचुएशन आएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, साम्य, इक्विलिब्रियम। तो जब एक से अधिक प्रावस्थाएं, एक से अधिक फेसेस एक दूसरे के साथ साम्य में या इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो तब हम उसे फेस इक्विलिब्रियम या प्रावस्था साम्य कहेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि फेस क्या होता है। तो फेस के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। किसी विषमांगी तंत्र के भौतिक रूप से सुस्पष्ट, यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय समांगी अंग जो निकाय के अन्य भागों से सीमक समतलों द्वारा पृथक रहता है, प्रावस्था कहलाती है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिक्विड और बर्फ लिया है, तो ये एक विषमांगी तंत्र हो गया क्योंकि इसके अंदर ये बर्फ हो और जो लिक्विड है वह यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय है। हम लोग उसे मैकेनिकली अलग कर सकते हैं। और जो समांगी अंग जो निकाय के अन्य भागों से सीमक समतलों द्वारा पृथक रहता है, मतलब कि ये एक प्रावस्था हो गई और ये एक प्रावस्था हो गई, लेकिन ये एक प्रावस्था जो है वह समांगी है, वह होमोजीनियस है। इस लिक्विड के अंदर एक प्रावस्था है जो होमोजीनियस है और समांगी है। इस बर्फ के अंदर ये बर्फ भी एक प्रावस्था है जो कि होमोजीनियस है और समांगी है, और यह दोनों एक दूसरे से किसी बाउंड्री के द्वारा अलग रहती है या पृथक रहती है। तो इससे प्रावस्था कहेंगे और इस आइस वाली फॉर्म को भी प्रावस्था कहेंगे, लेकिन ये कुल मिलाकर के है विषमांगी तंत्र, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो गैसों का मिश्रण पूर्णतः मिश्रणीय होता है जो एक प्रावस्था बनाता है, जैसे NH3 व HCl का मिश्रण। NH3 और HCl गैसेस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल है। तो इस तरह का जो मिक्सचर है उसे हम कहेंगे कि यह एक ही प्रावस्था है। मिश्रणीय द्रव मिसिबल लिक्विड्स जैसे जल और अल्कोहल एक दूसरे में कम्प्लीटली घुल जाते हैं। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिसिबल हैं। तो ये सब मिलके एक ही प्रावस्था बनाते हैं। इसी तरह यदि बर्फ, जल और जल वाष्प, आइस, वाटर और वाटर वेपर्स सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 3 प्रावस्थाएं प्रेजेंट हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CO2 जो कि गैस फॉर्म में है। इसके अंदर भी 3 प्रावस्थाएं हैं, 2 सॉलिड और 1 गैस। सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं, तो इसके अंदर 3 प्रावस्थाएं हो जाएंगी। अब सेकंड घटक कंपोनेंट। साम्यावस्था में
निकाय में उपस्थित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील अवयवों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसकी सहायता से निकाय में विद्यमान प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को प्रत्यक्ष या रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके घटक कहलाता है। सपोज कोई तीन प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में प्रेजेंट है, जल, बर्फ और वाष्प। तो ये तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में प्रेजेंट है। इस तरह से बर्फ, जल और वाष्प। बर्फ जो कि H2O सॉलिड फॉर्म में है, जल जो कि H2O लिक्विड फॉर्म में है और वाष्प जो कि H2O गैस फॉर्म में है। तो इन तीनों का जो रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, वो एक ही आ रहा है, जो आ रहा है H2O। तो प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को प्रत्यक्ष या रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके तो हम लोग प्रत्येक प्रावस्था या रासायनिक समीकरण को किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? H2O की रूप में। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसकी सहायता से निकाय में विद्यमान प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को प्रत्यक्ष रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके घटक कहलाता है। वह छोटे से छोटा नंबर जिसकी सहायता से सिस्टम में प्रेजेंट प्रत्येक फेस के कंपोजिशन को डायरेक्ट और केमिकल इक्वेशन के रूप में डिफाइन किया जा सके कंपोनेंट कहलाता है। इसी तरह से सल्फर सिस्टम में 4 फेस 4 प्रावस्थाएं प्रेजेंट है, विषम लंबाक्ष, रोम्बिक, एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक, द्रव, लिक्विड, वाष्प, वेपर, सल्फर। लेकिन इन सब का संगठन केवल एक ही सूत्र, इन सब का कंपोजिशन केवल एक ही फॉर्मूला एस के द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, एस के द्वारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सल्फर सिस्टम, सल्फर निकाय में एक ही घटक या एक ही कंपोनेंट होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग घटक या कंपोनेंट को समझते हैं। CaCO3 के तापीय अपघटन में 3 प्रावस्थाएं होती है। CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है वह इक्विलिब्रियम में है, CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस CO2 जो गैस फॉर्म में है। तो इस सिस्टम में या निकाय में भाग लेने वाले कुल 3 घटक या कंपोनेंट हैं, CaCO3, CaO और CO2। और इन तीनों की यदि बात की जाए तो प्रावस्था या फेस कितनी है? 3, 2 सॉलिड फॉर्म में है और एक गैस फॉर्म में है। तो 1, 2, 3। फेस की यदि बात की जाए तो फेस या प्रावस्था इसके अंदर 3 प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से कोई भी घटक ऐसा नहीं है जो तीनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त कर सके। एक भी कंपोनेंट इसके अंदर ऐसा नहीं है जो कि इन तीनों फेस को डिफाइन कर सके। तो उपर्युक्त तंत्र को देखकर यह प्रतीत होता है कि इस तंत्र में 3 प्रावस्थाओं के साथ ही 3 घटक हैं, लेकिन वास्तव में घटकों की संख्या 2 ही है। उपर्युक्त तीनों यौगिक में से किन्हीं 2 की सहायता से हम तंत्र की तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो हमें देखने में ये लग रहा है कि इसके अंदर 3 प्रावस्थाओं के साथ ही 3 कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन 3 कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। हम इन तीनों प्रावस्थाओं को किसी 2 कंपोनेंट की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए उसके अंदर प्रावस्था 3 है, 2 सॉलिड और एक गैस। तो CaCO3, CaO, CO2 3 प्रावस्थाएं प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन यदि हम लोग घटकों के रूप में या कंपोनेंट के रूप में हम लोग यहाँ पर CaCO3 या CaO लेते हैं, तो CaCO3 प्लस 0 CaO लिया तो यहाँ पर CaCO3 आ गया, प्रावस्था डिफाइन हो गई। यदि हम लोग CaO प्रावस्था ले रहे हैं, फेस ले रहे हैं, तब कंपोनेंट हमने यहाँ पर ये 2 ही लिए हैं, तो 0 CaCO3 प्लस CaO लिया तो यहाँ पर ये प्रावस्था भी डिफाइन हो गई, ये फेस भी डिफाइन हो गया। यदि हम लोग CO2 गैस फेस की प्रावस्था की बात करते हैं तो CaCO3 माइनस CaO, तो CO3 में से CaO को आप लोग माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? CO2। तो इन 2 कंपोनेंट के थ्रू हम लोगों ने डिफाइन कर दी इन तीनों फेसेस को। यहाँ पर आप लोग एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज 3 प्लस 0 तो कितना आ गया? 3। मतलब आप ये कर सकते हैं कि
मैंने आप लोगों को कहा मेरे पास में दो चीज़ है 3 + 2, तो आप लोग तीसरी चीज़ अपने आप डिफाइन कर सकते हैं क्या कि 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो यही चीज़ इसके अंदर आप लोगों को बताई गई है कि जैसे 3 + 0 तो ये किसके बराबर हो गया 3 के, और यहाँ पर हो गया 3, मतलब कि ये 0 ले लिया मैंने, +2 तो ये किसके बराबर हो गया 2 के। अब मैंने यहाँ पर CaCO3 3 लिया था और CaO2 लिया था, तो 3 - 2 तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के। तो इन दो घटकों की सहायता से मैंने इन तीनों प्रावस्थाओं को डिफाइन कर दिया, इन दो कंपोनेंट की हेल्प से मैंने इन तीनों फेसेस को डिफाइन कर दिया। तो मेरे पास में, और हमें ध्यान है कि घटक हम लोग कम से कम लेते हैं, तो कम से कम घटकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 2। लेकिन यदि मैंने प्रावस्था वही 3 है और इन तीनों को डिफाइन करने के लिए पहले मैंने CaCO3 और CaO लिया था और अब मैं CaO और CO2 इन दो घटकों को ले रही हूँ, तो वही CaO + CO2 CaCO3, देन CaO + 0 CO2 CaO, देन 0 CaO + CO2 CO2। तो केवल इन दो घटकों की हेल्प से इन तीनों प्रावस्थाओं को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। इसी तरह से यदि मैं इन तीनों प्रावस्थाओं को, इन तीनों फेसेस को डिफाइन करने के लिए CaCO3 और CO2 घटकों या कंपोनेंट को ले रही हूँ, तो CaCO3 + 0 CO2 तो CaCO3 आ गया, CaCO3 - CO2 तो CaO आ गया, और 0 CaCO3 + CO2 तो CO2 आ गया। तो मुझे इस तीनों प्रावस्थाओं को डिफाइन करने के लिए केवल दो घटकों को ही काम में ले रही हूँ, केवल दो कंपोनेंट ही यूज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर घटक या कंपोनेंट की संख्या हो गई 2। इस प्रकार तीनों प्रावस्थाओं को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 अवयव आवश्यक है, अतः 2 घटकों अवयवों की सहायता से तंत्र की तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं, और अतः इस तंत्र में घटकों अवयवों कंपोनेंट की संख्या 2 ही हुई। किसी तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि स्वतंत्र चरों, ताप, दाब, सांद्रता आदि की वह न्यूनतम संख्या है जिसे निश्चित करने से तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आदि की वह न्यूनतम संख्या, मतलब कि वह कम से कम नंबर है जिसे फिक्स कर देने पर किसी भी सिस्टम को हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। माना कि जल एक ही प्रावस्था है, माना कि वाटर एक ही फेस है, या तो वो ठोस में प्रेजेंट है, या द्रव में प्रेजेंट है, या गैस में प्रेजेंट है। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसे परिभाषित करने के लिए हमें कम से कम 2 चर, 2 वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होगी। तो यह एक द्विचर सिस्टम है। सपोज मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, तो मुझे इसको डिफाइन करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि इसका प्रेशर कितना है और इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये 2 चरों को, 2 वेरिएबल्स को मैं बताऊंगी, तभी यह सिस्टम पूरी तरह से परिभाषित होगा, डिफाइन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक द्विचर या बाई वेरिएंट सिस्टम है, द्विचर तंत्र है। अब सेकंड, माना कि हम जानते हैं कि ठोस के पिघलने का ताप बाह्य दाब पर निर्भर करता है, अर्थात यदि एक चर को स्थिर किया जाए और दूसरा चर स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। सामान्य एक वायुमंडल दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः तंत्र को परिभाषित करने के लिए केवल एक ही चर ताप या दाब बताना होगा, अर्थात यह एक चर तंत्र है। अब सपोज मेरे पास बीकर है, उसके अंदर आइस क्यूब्स प्रेजेंट है, और ये आइस क्यूब्स पिघलना स्टार्ट होती हैं, तो पिघल करके ये किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर की फॉर्म में। तो ये आइस क्यूब्स और वाटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो यदि इसका टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे इसके प्रेशर को बताने की जरूरत नहीं होगी। यदि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब।
तो केवल एक ही वेरिएबल को, एक ही चर को बताना होगा, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो ऐसा जो सिस्टम है, ऐसा जो तंत्र है, उसे कहेंगे एक चर मोनोवेरिएंट या एक चर तंत्र। किसी एक वेरिएबल को बता दो, दूसरा वेरिएबल अपना फिक्स हो जाएगा। किसी एक चर को फिक्स कर दीजिए, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे एक चर तंत्र। अब थर्ड, अब हम त्रिक बिंदु की व्याख्या करते हैं। इट मीन्स ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वह बिंदु है जब तंत्र में तीनों प्रावस्थाएं साम्य में हो, बर्फ, द्रव जल और जल वाष्प परस्पर साम्य में है। तो यह स्थिति केवल तब आएगी जब तंत्र का ताप 0.0098 डिग्री सेल्सियस और दाब 4.58 mmHg हो। ताप व दाब की इन परिस्थितियों में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए तो तंत्र की तीनों प्रावस्थाएं नहीं रहेंगी, 2 अथवा 1 हो जाएगी। अतः इस तंत्र को परिभाषित करने के लिए हमें किसी भी चर की या पैरामीटर बताने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण इस समय यह तंत्र शून्य चर अथवा अचर है, जीरो वेरिएंट या नॉन वेरिएंट है। अब सपोज एक बीकर के अंदर मेरे पास में वाटर भी प्रेजेंट है, बर्फ भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है। ये तीनों एक दूसरे के साथ में साम्य अवस्था के अंदर उपस्थित है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में कब होगी, इसकी कंडीशन फिक्स है। ये तीनों इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इसका टेम्परेचर कितना होगा 0.0098 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होगा 4.58 mmHg। ये दोनों ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे तभी ये कंडीशन होगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं होगी। यदि टेम्परेचर को थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ये तीनों फेसेस इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी, और यदि प्रेशर को भी थोड़ा सा घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तब भी ये तीनों फेसेस इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ये दो कंडीशंस फिक्स होगी तभी ये तीनों फेस, ये तीनों प्रावस्था एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमने किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चर को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये तीनों फेस, तीनों प्रावस्था एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था में होगी तब ताप यही होगा और प्रेशर भी यही होगा। हमें कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसे अचर या शून्य चर कहा जाता है, जीरो वेरिएंट या नॉन वेरिएंट कहा जाता है।